सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 13 और इस पाठ का शीर्षक है पत्र पिता का। बच्चों, देश को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ रखा था। अंग्रेज शासक आंदोलनों को दबाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए नेहरू जी को भी जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से वे अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करती थी। प्रस्तुत पाठ में इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर नेहरू जी ने एक पत्र लिखा है। उस समय वे इलाहाबाद के पास नैनी जेल में बंद थे। तो बच्चों, आज हम लोग उसी पत्र को पढ़ेंगे और पत्र में दी गई नसीहतों को अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की तरफ और पढ़ते हैं पाठ 13 पत्र पिता का। प्रिय इंदिरा, नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी उसकी तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होती। वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसी रहती है। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदेह हो, तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम कोई भी ऐसा कार्य ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब कोई गलत कार्य करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी,
अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि यदि किसी काम को करने में संदेह हो तो तुरंत विचार कर लो कि ऐसा काम नहीं करना है जिसे किसी से छिपाने की इच्छा मन में हो रही हो। तो बच्चों, ये तो था आपका पाठ 13। अब हम चलते हैं पाठ 14 की तरफ। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 14 और इस पाठ का शीर्षक है ग्राम श्री। इस पाठ के जो कवि हैं वो हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, प्रकृति के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्राम श्री कविता शीर्षक का अर्थ है गांव की शोभा, गांव की संपत्ति, गांव की लक्ष्मी, गांव का ऐश्वर्य और गांव की शान शौकत। कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से गांव के सौंदर्य एवं वैभव का वर्णन किया है। प्रकृति की अनूठी छटा हमें गांव में देखने को ही मिलती है। तो बच्चों, आज हम इस कविता के माध्यम से गांवों की छटा का आनंद लेंगे। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। सबसे पहले जानते हैं कठिन शब्द के अर्थ। तलक तक, रवि सूर्य। इन पंक्तियों की हम व्याख्या जान लेते हैं। इस कविता में गांव के खेतों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि खेतों में सारी फसलें उग चुकी हैं, इसलिए चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और जब सुबह सुबह इसमें औष की बूंदें गिरती हैं, तब सूर्य की किरणें इन बूंदों से पड़कर चारों तरफ फैल जाती हैं, तो सारा वातावरण चमक उठता है और इसी वजह से यह खेत की हरियाली के ऊपर चांदी सी जाली की तरह नजर आ रही है। कविता की आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। आम्र आम, मंजरियों आम का बौर, झर गिर रहे हैं, दल पत्ते, मुकुलित अधखिली और दाड़िम अनार। इन पंक्तियों का हम भावार्थ जानते हैं। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरे और चांदी रंग की आम की बौर से लद चुकी हैं और पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं और कोयल बसंत ऋतु की मादकता में मतवाली हो होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके
आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह की फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली इत्यादि। कविता की आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली जैसी फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। चित्तियां धब्बे या निशान, बेर मीठे बेर, मधुर बेर, अवली आंवले का छोटा फल, और लहलह का अर्थ होता है लहलहाती, और महमह का अर्थ होता है महकती हुई। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। अमरूद के पेड़ों में फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि अमरूद पक चुके हैं और बेर भी पककर सुनहले रंग की हो गए हैं, और आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे वह जड़ों की तरह लगाई गई हो। पालक पूरे खेत में लहलहा रही है और धनिया की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम पूरी जमीन पर इधर उधर फैल गई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे मखमल बिछा हुआ हो। मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली की तरह लग रहे हैं। तो बच्चों, ये तो थी आपकी ग्रामश्री कविता की कुछ पंक्तियां और उसका भावार्थ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।